स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगला मेजर स्टेप मार्स पर इंसानों को भेजना है। इस रेस में नासा जैसी कई स्पेस एजेंसीज जुटे हुए हैं। साथ ही इलॉन मस्क की स्पेसएक्स भी मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने वाली पहली कंपनी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन ना के बराबर है। तो क्या नासा जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन बनाता है, तो क्या सेम उसी तरह मार्स पर भी ऑक्सीजन बनाने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस मार्स पर काम नहीं कर पाएगी। तो फिर आखिर मार्स में इंसान सांस कैसे लेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। इंसानों को मार्स में भेजने के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के साथ साथ ह्यूमन कोलोनाइजेशन भी शामिल है, ताकि किसी भी प्रकार के एग्जिस्टेंशियल रिस्क जैसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल पैंडेमिक या कुछ और कारण से ह्यूमन एक्सटिंक्शन के रिस्क को कम किया जा सके। साथ ही मार्स पृथ्वी के मुकाबले एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब है, जो भविष्य में एस्टेरॉयड माइनिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मार्स पर ह्यूमंस को भेजने का प्लान प्रपोज किया है, लेकिन अभी तक किसी भी इंसान ने मार्स पर अपना कदम नहीं रखा है। और ये भी हकीकत है कि ये एक वन वे टिकट होगा और हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन की वजह से इसमें कोई वापसी मिशन नहीं है। हालांकि लैंडर्स और रोवर्स ने मार्स के सरफेस को सक्सेसफुली एक्सप्लोर किया है और इसकी कंडीशंस के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। इलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कोलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उन्होंने इसे पोस्टपोन करके 2029 की प्रिडिक्शन की है। दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मंगल पर जाएगा, सवाल ये है कि मंगल पर जाने के बाद इंसान कैसे रह पाएंगे। भले ही मार्स की जनरल कंपोजिशन और दिन की लंबाई पृथ्वी से मिलती जुलती है, लेकिन ये प्लैनेट लाइफ के लिए हॉस्टाइल है और मंगल ग्रह का वातावरण सांस लेने लायक नहीं है। तो फिर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, वो भी एक या दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि मंगल ग्रह पर एक पूरी कॉलोनी को बनाए रखने के लिए। अगर हम बात करें इंसानों को एक्सट्रीम सिचुएशन में जिंदा रखने की, तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। पिछले 24 सालों से ये स्पेस के हार्श कंडीशंस में भी लगातार ऑक्सीजन और पानी प्रोड्यूस करता आ रहा है। ISS में 3 से 5 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं और प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए प्रतिदिन लगभग 850 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी सालाना ISS पर 1500 किलोग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और रोजाना पानी की जरूरत कम से कम 45 लीटर है, यानी सालाना 16,500 लीटर। इतना ज़्यादा पानी और ऑक्सीजन पृथ्वी से मात्र 400 किलोमीटर दूर ISS पर भेजना काफ़ी महंगा पड़ता है। एक 38 से 45 टन रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने में $90 मिलियन का खर्चा आता है। इसलिए ISS अपना ऑक्सीजन और पानी का बंदोबस्त खुद ही कर लेता है। इस काम के लिए ISS पर एक ECLSS सिस्टम लगा हुआ है, जिसे एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें एक वाटर रिकवरी सिस्टम होता है जो पानी प्रोड्यूस करता है, और एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो क्या हम ये ECLSS सिस्टम को मार्स में लगा सकते हैं? इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। वाटर रिकवरी सिस्टम ISS में मौजूद 98% तक के पानी को रिसाइकिल करने में कैपेबल हैं। ये दरअसल ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन और पसीना और यहाँ तक कि वाटर वेपर से भी पानी कलेक्ट करता है और फिर उन्हें प्यूरिफाई करके वापस से पीने लायक बना देता है। लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल उठेगा कि स्पेस में वाटर वेपर कहाँ से आ गया। तो हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, हाउ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्क्स, उसे जरूर देखें। इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है कि ISS अर्थ पर मिनिमम डिपेंडेंसी के साथ कैसे फंक्शन करता है, जैसे कि ये बिजली, पानी और ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करता है, यहाँ टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये किसी मीटियोरॉइड्स या स्पेस डेब्री से टकराने से कैसे बचता है या मैन्यूवर कैसे करता है, और ये पृथ्वी से कैसे कम्युनिकेट करता है। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दरअसल स्पेस में चीज़ें बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती हैं। सो इस वीडियो को मिस ना करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।
वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम की, तो ये वाटर रिकवरी सिस्टम से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर उसको एक खास प्रोसेस से गुजार कर सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनाता है। तो होता ये है कि आपके पास कुछ पानी है, आप उस पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फीड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन बबल्स के रूप में निकलती हैं, जबकि नेगेटिव पर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और फ्लेमेबल गैस है जो पूरे आईएसएस को कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर देगा। दरअसल इस हाइड्रोजन गैस को जाया नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है जिसे सेबेटियर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाकर उसमें से पानी और मीथेन गैस बनाता है। पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है और मीथेन को आईएसएस के बाहर स्पेस में डंप कर दिया जाता है। लेकिन साल 2017 के बाद से सेबेटियर सिस्टम को ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन को या तो स्पेस में डंप कर दिया जाता है या जरूरत के अनुसार कोई और केमिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है। बेशक आईएसएस वाटर रिकवरी में 98% एफिशिएंट है और यह खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस तो होती ही हैं। इसी वजह से आईएसएस रिफ्यूलिंग मिशन पर डिपेंडेंट है और हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को धरती से आईएसएस पर भेजा जाता है। लेकिन ये रिफ्यूलिंग मिशंस बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनमें सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा 2000 से $10,000 तक होता है। लिहाजा 225 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन भेजना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में जो नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था, उसमें इसी तरह के प्रयोग के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है। क्योंकि आईएसएस में तो पानी का सोर्स रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर कैप्स तक जाना होगा या फिर कई फीट नीचे ड्रिल करके पानी निकालना होगा। इसी वजह से मॉक्सी मार्स के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। आखिर कैसे? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए मार्स के थिन एटमॉस्फेयर से पंप किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम को अलग करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में एक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। लिहाजा इस प्रोसेस में मॉक्सी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए इसको नासा कभी कभार चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। मॉक्सी द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पहली बार 20 अप्रैल 2021 को किया गया था, जिससे 5.37 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, जो मंगल ग्रह पर एक एस्ट्रोनॉट को लगभग 10 मिनट तक सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के बराबर है। मॉक्सी को 10 ग्राम प्रति घंटे की दर तक सेफली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया था और थियोरेटिकली इसकी प्रोडक्शन लिमिट 12 ग्राम प्रति घंटा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एम्पियर की फ्लाइट पावर सप्लाई है और अभी तक मॉक्सी ने सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है। नासा का कहना है अगर मॉक्सी कुशलता के साथ काम करता है तो वे मार्स पर लगभग 200 गुना बड़ा मॉक्सी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट उतार सकते हैं। साथ ही 20 से 25 किलोवाट पावर प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 किलो प्रति घंटा तक हो जाएगा, जो अपकमिंग ह्यूमन मिशंस के लिए मोर देन एनफ है। सो तकनीक चाहे जो भी हो, हमारा लक्ष्य यही है कि हमें मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बनानी है जो वहाँ मौजूद है, और जो डिवाइसेस इस ऑक्सीजन को बनाएंगे उनकी धरती पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईएसएस तो धरती से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस भेजना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लॉन्चिंग के मात्र 4 घंटे में सप्लाई के साथ आईएसएस पर पहुंच सकता है और एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस से इमरजेंसी एस्केप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह पर ह्यूमन लैंडिंग के बाद ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ना तो ईंधन भरने का विकल्प बचेगा और ना ही धरती पर वापस आना इतना आसान होगा। इसलिए
हमें मंगल पर ही मौजूद संसाधनों से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए विश्वसनीय और आत्मनिर्भर प्रणाली की आवश्यकता होगी। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ISS पर बनी वीडियो को भी देखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।